क्लस और हेडिंग लगाते हैं प्रथम अधिवेशन के दौरान 9 प्रस्ताव, या फिर डायरेक्टली लगाते हैं प्रस्ताव। और आप सबको पता है कि इन पारित प्रस्तावों की संख्या कितनी थी? तो इन पारित प्रस्तावों की संख्या 9 हुआ करती थी, 9 हुआ करता था। अब आप सबको पता है कि भारत के इलाकों से, यानी विभिन्न इलाकों से, विभिन्न प्रांतों से, भारत के विभिन्न प्रांतों से बहुत सारे लोग शामिल हुए थे। उन सभी शामिल हुए लोगों में बहुत सारे लोग आए थे जिनके एक जैसी ही परेशानियां थी। लेकिन अगर हम बात करें तो वो 9 प्रस्ताव जो पहले अधिवेशन में पारित किए गए थे वो कौन से प्रस्ताव थे, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रस्ताव यही था कि जो रक्षा बजट है, यानी जो सेना के ऊपर रक्षा बजट के रूप में खर्च किया जाता है, यानी सेना के ऊपर जो अत्याधुनिक हथियारों को खरीदने में, उनके वेतन देने में पैसा खर्च किया जाता है, उसमें से भारत के लोगों के मेहनत की कमाई का पैसा काफी ज्यादा बर्बाद हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो पहला प्रस्ताव इस पहली बैठक में पारित किया गया वो यही था कि रक्षा बजट को कम कर, रक्षा बजट को कम कर सेना का व्यय, या सैन्य व्यय कह सकते हैं आप, सैन्य व्यय 50% तक कम किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि भारत के नेताओं ने कहा कि भारतीय लोगों के मेहनत का पैसा काफी ज्यादा बर्बाद हो रहा है। अतः आप सभी लोगों से निवेदन है कि हम यह प्रस्ताव पारित करते हैं, और वो जो प्रस्ताव हम पारित करते हैं वो प्रस्ताव क्या है? तो रक्षा बजट को कम करके सेना पर 50% खर्च को कम कर दिया जाए। दूसरा इन्होंने क्या दिया भाई? दूसरा इन्होंने जो प्रस्ताव दिया, एक इंडियन काउंसिल नाम की संस्था हुआ करती थी। उन्होंने बोला कि इंडियन काउंसिल जो है अंग्रेजों के लिए काम करती है, भारतीयों के लिए काम नहीं करती है। इसको बनाया गया है भारतीयों के लिए काम करने के लिए, लेकिन इंडियन काउंसिल जो है अंग्रेजों के लिए काम कर रही है, इसलिए इंडियन काउंसिल को भंग किया जाए, इंडियन काउंसिल को भंग किया जाए, भंग किया जाए। भाई एक मिनट कमेंट कर रहे हैं, और उनका कमेंट ये है कि सर ये प्रस्ताव जो पूना वाला जो वो बात कह रहे हैं कि सर पूना जो है, पूना में हुआ था 1884 वाला बैठक, है ना, तो वो आप पूना भी कह सकते हैं और बहुत जगह आपको मद्रास भी मिलेगा, तो दोनों ले सकते हैं, दोनों लिया जाता है। ठीक है, चलिए तीसरी बात क्या कह लेते हैं। तीसरा प्रस्ताव जो यहाँ पर पारित किया गया, तीसरा प्रस्ताव साथियों जो यहाँ पर पारित किया गया वो प्रस्ताव यह था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी उसमें उसका विस्तार किया जाए और भारतीयों को शामिल किया जाए, और साथ ही साथ जो भारत का बजट बनता है उस बजट सत्र की जब चर्चा हो, भारत के लिए जब बजट पास किया जा रहा हो अंग्रेजों के द्वारा, उसमें भारतीयों को शामिल किया जाए। यानी तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि केंद्रीय एवं प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल में, केंद्रीय एवं प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल में, या लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार कर भारतीयों को शामिल किया जाए, लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार कर भारतीयों को शामिल किया जाए, एवं बजट सत्र में भारतीयों को चर्चा में भाग लेने की इजाजत मिले, अनुमति। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के नेताओं का कहना था कि भाई आप इस बात को समझिए कि जो केंद्रीय और प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका विस्तार कीजिए और भारतीयों को उसमें शामिल कर लीजिए, बजट सत्र में भारतीयों को चर्चा में भाग लेने की अनुमति भी दी जाए। कुछ लोग बोल रहे हैं सर कि ये सर का क्लास अपने आप लग जाएगा, मेहता अंसारी जी, और अगर बहुत ज्यादा कमेंट पेस्ट करेंगे तो आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। आपसे निवेदन है कृपया करके मेरे भाई इस बात को समझिए कि बहुत ज्यादा मेरी क्लास में कमेंट को कॉपी पेस्ट ना करें। नहीं हो पाएगा शक्ति कुमार जी, खत्म उतना जल्दी खत्म नहीं हो पाएगा। अभिषेक अग्रवाल जी, हर तरह का अलग बैच उपलब्ध है, आप रिस्पेक्टिव बैच को परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, हम आइए आगे। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए जिनके ऊपर हमने डिस्कस कर लिया, और आप तमाम छात्रों से मेरा निवेदन है कि क्लास को डिस्टर्ब न करें। इससे क्लास की जो है ना फ्लो टूट जाता है, और फ्लो टूटने से नुकसान आप ही को होता है, मेरा नुकसान नहीं है। ठीक है, ये 3 प्रस्ताव हैं। जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कुल कितने प्रस्ताव थे, जरा बताना कमेंट बॉक्स में। चौथा प्रस्ताव इन्होंने पारित किया कि जो बर्मा है, जिस पर अधिकार कर लिया गया है अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों ने भारत पर जिस प्रकार से कब्जा किया था उसी प्रकार से बर्मा यानी जिसे म्यांमार कहते हैं उस पर भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम अंग्रेजों ने अगर म्यांमार पर कब्जा कर लिया तो म्यांमार में अलग सरकार चलाओ, तो वहां से तुमको पैसा आ नहीं रहा है, तुम भारत के लोगों का टैक्स का पैसा उठा के म्यांमार में खर्चा कर रहे हो, यानी बर्मा में खर्चा कर रहे हो, तो भारतीयों का ये मेहनत का पैसा है, इसको तुम म्यांमार में यानी बर्मा में खर्च नहीं कर सकते हो, हम इसका विरोध करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बर्मा जिस पर अधिकार कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसको भारत से अलग करने की मांग की गई थी। चौथा प्रस्ताव है बर्मा, जिसे आप आज की डेट में म्यांमार कहते हैं, बर्मा पर अधिकार की निंदा की गई एवं वहां अलग से शासन करने का प्रस्ताव पास किया गया। ये चौथी पॉइंट है। पांचवा पॉइंट अगर मैं जो प्रस्ताव उस बैठक में पारित हुआ, वो पांचवा प्रस्ताव ये था साथियों कि आईसीएस की परीक्षा होती थी। जैसे आज आईएएस की परीक्षा होती है तो उसमें आईसीएस होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि भारतीय लोग डिप्टी कलेक्टर, पुलिस के एसपी, जिला के एसपी बने। क्यों? क्योंकि अगर भारत का लोग आईसीएस का परीक्षा पास कर जाएगा तो भारत का लोग डीएम बन जाएगा, और जब डीएम बन जाएगा तो जब भी अंग्रेज डीएम का बैठक बुलाएंगे तो उसमें वो भारतीय भी जाएगा। तो अंग्रेज अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कि भाई हम लोग भारतीयों पर हमला करेंगे, तो अगर कोई भारत का आदमी अगर डीएसपी डिप्टी कलेक्टर बन जाता है तो वो भारतीय वाला आदमी जो है लीक कर देगा इन्फॉर्मेशन को। इसीलिए उन्होंने कहा कि आईसीएस की परीक्षा में भारतीय लोग पास न करें। अंग्रेजों ने नीति बनाया। अब नीति में क्या किया? उसने उम्र की सीमा को बढ़ा दिया। कहने का मतलब उसने बोला कि आईसीएस की परीक्षा में शामिल होने के लिए, आज बीपीएससी की परीक्षा देते हैं तो बीपीएससी की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र जो है जनरल कैटेगरी में 37 साल है। जनरल में अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई पहले तो एक उम्र हुआ करती थी मैक्सिमम एज, वो मैक्सिमम एज मात्र 21 वर्ष हुआ करता था, और अंग्रेजों ने क्या किया कि इसको 21 से घटाकर लॉर्ड लिटन ने 19 वर्ष कर दिया। अब बताइए आज के डेट में 19 साल में कोई आदमी आईएएस बन जाएगा आज, जब कितना पढ़ाई लिखाई का टेक्नोलॉजी आ गया है, तो उस टाइम पीरियड में तो संभव ही नहीं था। तो कहने का मतलब एक नियम ऐसा बना दिया था कि भारत का लोग एग्जाम पास नहीं कर पाए, उसका चिंता तो यही था। तो इसका निंदा किया गया इस बैठक में। तो अगला जो हम लिखेंगे, उन्होंने कहा कि आईसीएस की परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस की परीक्षा की अधिकतम आयु सीमा, 19 वर्ष से बढ़ाकर 19 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष की जाए, ताकि आदमी कुछ पास कर सके। नेक्स्ट क्या होता था कि जो आईसीएस की परीक्षा होती थी लंदन में होती थी। मान लीजिए आज बीपीएससी कहे कि हम एग्जाम जो है दुबई में कराएंगे, तो भाई जिसके पास पैसा रहेगा वही तो दुबई जा पाएगा। हर लोग जा पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो इन नेताओं ने मांग की कि आप आईसीएस अधिकारी बनाने की परीक्षा लंदन में लेते हैं, किसके बाबूजी के पास इतना पैसा है कि वो लंदन जाएगा भाई। तो ऐसी परिस्थिति में इन लोगों ने प्रस्ताव पारित किया कि आईसीएस की परीक्षा लंदन में आप कराइए, लेकिन लंदन के साथ साथ भारत में भी कराइए। तो अगला प्रस्ताव जो यहाँ पे पारित हुआ वो था कि आईसीएस की परीक्षा
लंदन के साथ साथ लंदन के साथ साथ भारत में भी लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित की जाए। मतलब कि भाई भारत में भी ऐसा परीक्षा आयोजित कीजिए। अगर आप भारत में परीक्षा का आयोजन करेंगे तो वैसी परिस्थिति में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? यस और नो? क्लियर है क्या सभी लोगों को? क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। कितने प्रस्ताव हो गए? 6 हो गए टोटल। कितने भाई? 9 प्रस्ताव हैं। 7वां प्रस्ताव इन्होंने पारित किया। इन्होंने किया कि अभी तक अंग्रेजों ने खूब पैसा खर्च किया है। अंग्रेजों के द्वारा, भारतीयों के द्वारा मांग किया गया कि भैया आप तो हम प्रस्ताव पारित करेंगे कि एक कमीशन की नियुक्ति की जाए और नियुक्ति करके अंग्रेजों ने जितना एक्सपेंडिचर किया, जितना पैसा पानी में बहाया है, उसकी जांच होगी और जांच होने के बाद जो लोग पकड़े जाएंगे उन पर कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि भारतीयों की मेहनत का ये पैसा था, भारतीयों के टैक्स का ये पैसा था। इन्होंने अगली मांग की कि शाही कमीशन की नियुक्ति कर, शाही कमीशन की नियुक्ति कर अंग्रेजों के द्वारा किए गए व्यय की जांच हो। कहने का तात्पर्य है कि भैया अंग्रेजों ने जितना पैसा हमारा खर्च किया है, पानी में बहाया है, उस सभी का हिसाब होगा, पाई पाई का हिसाब। कैसे मोदी जी कहते हैं कि हम कांग्रेस का ये करेंगे वो करेंगे, और कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी जी आ गए, हमारी सरकार आ गई तो हम उनकी जांच करेंगे। तो बस ये ठीक उसी तरह का है, ठीक उसी तरह का है कि भैया जितना खर्चा आज तक वो लोग किया है वो सभी खर्च जो है हम उसकी जांच करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एक लड़का है सेजल, वो कह रहा है सर आप सकते हैं तुम ऑफलाइन में पढ़ते हो क्या? देखते ही ऑफलाइन में क्या हाल होता है भाई, इतना बड़ा बड़ा बैच रहता है, उसमें पसीना पसीना ऐसे मरोड़ देते हैं, उसके बावजूद भी कभी कभी थकावट रहती है, यहाँ एकदम मस्त दिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट जो अगला प्रस्ताव इन्होंने पारित किया कि भाई हम खाली यहाँ पे बैठ के प्रस्ताव पारित कर देंगे, ये कर दो वो कर दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अधिकतम आयु समय भाई, अधिकतम, न्यूनतम नहीं, अधिकतम। ये कर दो वो कर दो, ये कर दो वो कर दो। तो भाई हम लोगों को ये भी तो देखना होगा ना कि ये गांव तक लागू हो रहा है। मान लीजिए केंद्र सरकार योजना पारित कर देगी, घर घर में 1 लाख बांट दो। अब 1 लाख बांटने के लिए बटा रहा है कि नहीं बटा रहा है, ये भी तो देखना होगा। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में ठीक है ना, ऐसी परिस्थिति के अंदर में जांच कमीशन की नियुक्ति हो गई। ऐसी कमीशन के अंदर में जांच कमीशन की नियुक्ति हो गई। सभी पारित प्रस्तावों को सभी प्रांतों के सभी राजनीतिक दलों सभी प्रांतों के सभी राजनीतिक दलों के सभी सदस्यों को भेजा जाए ताकि वे इसका क्रियान्वयन, मतलब ये चल रहा है कि नहीं, ताकि वे इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सके। कहने का मतलब है इन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि भाई जो यहाँ पे बात हुई है कि ये जांच की जाए, ये कमीशन बनाया जाए, इसकी परीक्षा हो जाए, तो इस परीक्षा ना हो खाली यहीं पे रह जाए। इसलिए जो भी प्रस्ताव यहाँ की बैठक में पारित हो रहा है उन सभी प्रस्तावों को सभी भारत के सभी राजनीतिक दलों के पास भेज दिया जाए। क्लियर? लास्ट प्रस्ताव इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रस्ताव पारित किया, इसलिए कलर चेंज कर देता हूं। लास्ट में इन्होंने कहा कि हमको मौका मिला है बड़ा मुश्किल से, अगला साल ये लोग बैठक होने देगा कि नहीं होने देगा कोई नहीं जानता है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम अगले वर्ष कलकत्ता में बैठक करेंगे। इसी अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया, अगला साल हमको ना मिलने दे। तो ऐसी परिस्थिति में इन्होंने कहा कि अगले वर्ष कलकत्ता में हमारी बैठक होगी। इन्होंने नवा प्रस्ताव पारित किया कि भाई अगले साल हमारी बैठक कहां होगी? तो अगले साल हमारी बैठक कलकत्ता में होगी। तो ये पूरे के पूरे ये 9 प्रस्ताव थे दोस्तों, जो हमने पिछली क्लास में जहां छोड़ा था वहीं से हमने शुरू किया कि रक्षा बजट को कम कर दिया जाए, सेना पर खर्च को 50% घटा दिया जाए, इंडियन काउंसिल को भंग कर दिया जाए, केंद्रीय एवं प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार किया जाए, भारतीयों को उसमें शामिल किया जाए और बजट सत्र में भारतीयों को चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जाए। चौथा था कि वर्मा पर अधिकार लेने की निंदा की गई, वहां अलग से शासन करने का प्रस्ताव पारित किया गया। आईसीएस की परीक्षा की अधिकतम आयु, ध्यान रखिएगा न्यूनतम नहीं है, अधिकतम आयु सीमा 19 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी गई। आईसीएस की परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में आयोजित की जाए, ये प्रस्ताव पारित किया गया। शाही कमीशन की नियुक्ति कर अंग्रेजों के द्वारा किए गए व्यय की जांच करवाने की बात कही गई और अंत तक कहा गया कि जितने भी प्रस्ताव पारित हुए हैं ये भारत के सभी राजनीतिक दलों को सभी जगह भेज दिया जाए ताकि वो इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सके। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि अगले साल हमारी बैठक कलकत्ता में होगी। तो कुल 9 प्रस्ताव थे, क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो ये हमने देखा कि ये कौन से 9 प्रस्ताव हैं जो 9 प्रस्ताव पारित किए गए थे। अगला जो टॉपिक हमें देखना है वो देखना है महत्वपूर्ण नेताओं की बात करनी है। कहने का तात्पर्य है कि कांग्रेस का जब गठन हुआ तो कांग्रेस के गठन के समय बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता थे जो यहाँ पर उपस्थित थे और उन नेताओं के कारण ही कांग्रेस खड़ी हो पाई, इतिहासकार ये भी कहते हैं। वैसी परिस्थिति के अंदर में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन नेताओं का नाम जानें। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के जो प्रारंभिक दौर के नेता हैं वो नेता बुद्धिजीवी वर्ग के हुआ करते थे। उन नेताओं में कोई वकील हुआ करता था, कोई डॉक्टर हुआ करता था, कोई इंजीनियर हुआ करता था, कोई पत्रकार हुआ करता था, कोई साहित्य के क्षेत्र का एक संपन्न व्यक्ति हुआ करता था। ये अलग अलग विभागों से आते थे, लेकिन सबका उद्देश्य यही था कि भाई किसी तरह से जो है कांग्रेस के अंदर में परिवर्तन लाया जाए। तो अगला जो टॉपिक हम थोड़ा सा लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं कौन सा? तो महत्वपूर्ण प्रारंभिक नेता। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रारंभिक नेता। तो हेडिंग लगाएंगे आप महत्वपूर्ण नेता। अच्छा, आपके मन में कुछ नाम होंगे ना, जरा कमेंट करिए। तो सबसे पहले तो एक नाम आता है जिसे हम कहते हैं दादा भाई नौरोजी, जिसे हम क्या कहते हैं? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, वो दादा भाई नौरोजी जिसे हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। देश के अनौपचारिक रूप से राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाता था। ये पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चयन हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे, 3 बार अध्यक्षता की थी। इनकी किताब थी प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने धन का बहिर्गमन सिद्धांत का प्रस्ताव देकर बताया था। बहुत सारी बातें हैं। ये वो व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी जिन्हें बॉम्बे का शेर कहा जाता है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल नाम का समाचार पत्र स्थापित किया था। ये वो व्यक्ति हैं जिनको अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग, हाँ बिल्कुल, बॉम्बे का शेर इसको कहा जाता था, फिरोज शाह मेहता को। एक मेरे भाई ने कर लिया। चलिए, तो अगला नाम हम लिख रहे हैं फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता वो नाम जो कांग्रेस का अमित शाह, कैसे बीजेपी का अमित शाह वैसे कांग्रेस के उस टाइम पीरियड के फिरोज शाह मेहता हुआ करते थे। फिरोज शाह मेहता को बॉम्बे का शेर कहा जाता था। ये 1890 में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल नाम की समाचार पत्र की स्थापना की थी जो साप्ताहिक निकलती थी। साथ साथ इन्हें नाइटहुड की उपाधि भी अंग्रेजों ने दिया था। नेक्स्ट जो अगला नाम है वो है पी आनंद चार्लू का। वो है पी आनंद चार्लू। बहुत सारी किताबों में आपको मिलेगा आनंद, पी चार्लू, दोनों नाम सेम ही है। अगला नाम है जिसे आप जानते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आप भी जिन नेताओं का नाम जानते हैं कमेंट करके बताइए। सुरेंद्र नाथ
बैनर्जी। उसके अलावा अगर और नेताओं की बात करें तो आपको भी पता है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, उमेश चंद्र बैनर्जी। नाम तो बहुत सारे हैं लेकिन 8-10 नाम लिख लीजिए, उमेश चंद्र बैनर्जी। उसके अलावा दक्षिण भारत के कुछ बड़े नेता हुआ करते थे जिनमें एक नाम आता है सुब्रमण्यम अय्यर का। सुब्रमण्यम अय्यर का नाम याद आता है, अय्यर का नाम याद आता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत फेमस नेता हुआ करते थे केटी तेलंग, केटी तेलंग साहब का नाम आता है। एक और अगर हम बात करें इनसे भी मशहूर नेता जो उस टाइम पीरियड में हुआ करते थे, जिस नेता का नाम था आरसी दत्त, रोमेश चंद्र दत्त हुआ करते थे। रमेश नहीं है, ध्यान रखिएगा, रोमेश चंद्र दत्त हुआ करते थे। रोमेश चंद्र दत्त के अलावा एक और बड़ा ही मशहूर नाम था जो नाम सुर्खियों में था, उसे हम कहते हैं आनंद मोहन बोस का नाम। उसे हम क्या कहते हैं, आनंद मोहन बोस का नाम। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं मदन मोहन मालवीय का नाम, बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय जिसे महामना की उपाधि दी गई थी, मदन मोहन मालवीय जिसे महामना की उपाधि दी गई थी। तो ये मदन, और भी बहुत सारे नाम हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, केशव चंद्र सेन हैं, बहुत सारे नाम, गोपाल कृष्ण गोखले एक बड़ा नाम, बदरुद्दीन तैयब जी एक बड़ा नाम। कितना नाम लिखिएगा बोलिए, नाम लिखते बोर्ड भर जाएगा ना, सब तो नेता महत्वपूर्ण ही थे। गोपाल कृष्ण गोखले को कौन नहीं जानता है, गांधी जी के गुरु हुआ करते थे। भारतीय इतिहास में गोखले कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। बदरुद्दीन तैयब जी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता हैं, जिनमें से कुछ नेताओं का नाम आपको एकदम इजीली याद होना चाहिए, जुबान पर याद होना चाहिए, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। बिल्कुल दिन साइड देखो, अब नाम लिखने की बात है तो आप जितना नाम कहो, अब दिन साइड उली बाचा का नाम है, बहुत सारे लोग हैं भाई, तो कितने लोगों का नाम लिखते रहेंगे, है ना, कितने लोगों का नाम लिखेंगे। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में हम बस नहीं कह सकते कि सभी नेता ही महत्वपूर्ण हुआ करते थे। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, एक मेरे भाई कह रहे हैं यस सर। ठीक, तो यहां तक क्लियर है? अगर आपको यहां चीजें क्लियर हैं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर, जिस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे। और उद्देश्य इसलिए भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं उद्देश्यों के डिस्कशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करें, अगला टॉपिक लगाते हैं। मोटिवेशन यहाँ नहीं मेरे भाई, यहाँ पढ़ाई कीजिए, एक सवा घंटे का टाइम मिलता है और ऐसी परिस्थिति के अंदर में मुझे लगता है कि 1 घंटा में काफी ऊर्जा से आपको पढ़ा पाऊंगा। इस वजह से आप सभी लोगों से निवेदन है, यहाँ मोटिवेशन की बात मत कीजिए, यहाँ पर पढ़ाई की बात कीजिए। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक जो है जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं उसमें हम बात कर लेते हैं कांग्रेस के प्रारंभिक संरचना की। एक छोटा सा टॉपिक है, आंकड़ों का खेल है, इस खेल को आप समझ लीजिए और उसको समझाने के लिए मैं आपको एक टेबल बना देता हूं, है ना। आई विल ड्रॉ अ टेबल। टेबल ड्रॉ करने का कुछ यहाँ पे शॉर्टकट नहीं है क्या? हाउ टू ड्रॉ अ टेबल। नहीं है, चलो हाथ से बना देता हूं। देखिए, चलिए अब हेडिंग लगाएंगे कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना कहने का तात्पर्य क्या है? कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना कहने का तात्पर्य यह है मेरे दोस्त कि उस टाइम पीरियड में कितने सारे लोग कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे। तो यहां पर एक ग्राफ ले लेते हैं जिसे हम कहते हैं वर्ष। यहां पे हम बात करेंगे कुल सदस्य की, यहां हम बात करेंगे मुस्लिम सदस्य की, यहां हम बात करेंगे महिला सदस्य की, और यहां हम बात करेंगे बिहार के सदस्यों की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहां पर वर्ष की बात करते हैं। तो यहां पहला जो आएगा वर्ष वो 1885 होगा, दूसरा 1886 होगा, तीसरा 1887 होगा, चौथा 1888 होगा और पांचवा 1889 होगा। अब एक एक आंकड़ा फिट कर लेते हैं, आ जाइए भाई। सबसे पहले कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 72 है। दूसरे में कितनी है? 436। तीसरे में कितनी है? 607 है। चौथे में कितनी है? 1248 है। और पांचवें में कितनी है? तो 1889 है। मुस्लिम सदस्यों की बात करेंगे तो पहले वाले अधिवेशन में 2 है, दूसरे वाले में 33 है, तीसरे वाले में 81 है, चौथे वाले में 221 है और पांचवें वाले में 254 सदस्य। महिला सदस्यों की बात करेंगे तो 0 है, 0 है, 0 है, 0 है और यहाँ 6/10 है, मतलब 10 लोग कुल थे, जिसमें 6 भारतीय महिलाएं थीं और 4 विदेशी महिलाएं थी जिन्होंने पंजीकरण कराया था। बिहार के सदस्यों की बात करें तो 0 हुआ करता था, यहाँ पर 2 लोग शामिल हुए थे, यहाँ पे 7 लोग शामिल हुए थे, यहाँ पे 13 लोग शामिल हुए थे और यहाँ पर 22 लोग बिहार से शामिल हुए थे। अब बिहार तो गुजरात के साथ हुआ करता था, तो ऐसी परिस्थिति में हम गुजरात वाले आंकड़े को भी इसके साथ गिनते चलते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? एक बार मुझे बता दीजिए, क्लियर टू एवरीवन, क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? यस और नो? अब एक बात और समझना होगा कि जब पहली बैठक होती है कांग्रेस की, जब पहली बैठक होती है तो उस पहले सत्र की बात ही अलग होती है। एक बार एग्जाम के अंदर में पूछ लिया था, मैं इन चीजों में पढ़ता नहीं हूं लेकिन एक आंकड़ा आपको बताता हूं। ये जो 72 का ब्रेकअप आपको याद होगा, ये 72 का ब्रेकअप मैंने आपको बताया था। ये जो 72 का ब्रेकअप था आपको याद होगा साथियों कि हमने बताया था कि सबसे ज्यादा किस प्रांत से थे? तो बॉम्बे प्रांत से थे। कितने लोग थे? 38 लोग थे। दूसरे हमने डिस्कस किया था मद्रास प्रांत से, तो मद्रास से 21 लोग थे। तीसरा हमने डिस्कस किया था संयुक्त प्रांत से, तीसरा हमने डिस्कस किया था संयुक्त प्रांत से, तो यहाँ से 7 लोग थे। चौथा हमने डिस्कस किया था पंजाब से, तो यहाँ पर 3 लोग थे। और तीसरा हमने डिस्कस किया था लास्ट बंगाल से, तो इस बंगाल में भी 3 लोग थे। बंगाल वो धरती जहां पर सबसे ज्यादा क्रांतिकारी होता था, बंगाल वो धरती जहां पर सबसे ज्यादा क्रांतिकारी होते थे, फिर भी इस बंगाल की धरती से सिर्फ 3 लोग थे। इसका कारण बस इतना था मेरे दोस्त, कारण बस इतना था इस टाइम पीरियड में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की एक संस्था हुआ करती थी, इंडियन एसोसिएशन, और वो इंडियन एसोसिएशन साथियों उसकी बैठक चल रही थी बंगाल में। तो बंगाल के जितने बड़े नेता थे वो सभी के सभी बड़े नेता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के साथ उपस्थित थे। यही कारण है कि इसमें सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने पहले वाले अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। अब आप कहीं से तो आप पहले भी बता चुके हैं, लेकिन मैं एक और इसका ब्रेकअप बताना चाहता हूं।
ये जो 72 सदस्य हुआ करते थे, ये जो 72 सदस्य हुआ करते थे साथियों, इन 72 सदस्यों का एक और ब्रेकअप आपको पता होना चाहिए। इसमें हिंदू सदस्यों की संख्या की बात करें तो 54 सदस्य साथियों इसमें हिंदू हुआ करते थे। उसके अलावा आपको अगर हम बात करें तो मुस्लिम सदस्यों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 हुआ करती थी, 2 मुसलमान तो मैंने आपको बता दी। शेष सदस्य जो हुआ करते थे साथियों, शेष जो बच गए वो जैन और पारसी हुआ करते थे। शेष वाले जो जैन और पारसी हुआ करते थे, जैन और पारसियों की भी अगर आप बात करें तो 12 लोग साथियों जैन धर्म से थे। तो आप देखो कि 12 2 14 4 18 और 50 68 हो गए, तो बचे कितने? 4 लोग बचे। तो पारसी प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 4 थी। अब मैं आपको ये आंकड़ा इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि परीक्षा में एक प्रश्न आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के प्रारंभिक दौर में, आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के प्रारंभिक दौर में इनकी संरचना क्या हुआ करती थी। आप इस बात को समझिए कि जब हम प्रारंभिक दौर की बात कर रहे हैं तो 1885 से लेकर 1909 की बात कर रहे हैं, यानी लगभग 25 वर्षों का इतिहास हम बात कर रहे हैं, 25 ईयर्स का। साथियों आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1909 आते आते 1909 आते आते आप जान के आश्चर्य रह जाएंगे कि हिंदू संख्या जो थी, हिंदू संख्या जो हुआ करती थी वो 90% से ज्यादा हुआ करती थी कांग्रेस के अंदर। मान लीजिए कि कांग्रेस में 100 सदस्य हैं तो उसमें 90% सदस्य क्या हैं? हिंदू हैं। मुस्लिम सदस्यों की संख्या ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। मुस्लिम संख्या के प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ 6.5% मुसलमान जो हैं, सिर्फ और सिर्फ यही एग्जाम में पूछा था। 1909 तक कांग्रेस में मुस्लिम सहभागिता कितनी थी? तो सिर्फ और सिर्फ 6.5% हुआ करती थी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में अगर हम बात करें, वैसी परिस्थिति के अंदर में अगर हम बात करें तो 1885 से 1909 तक के बीच में ये आंकड़े हुआ करते थे। 54 लोग हिंदू थे, उसमें 2 मुसलमान और जैन और पारसी में 12 और 4 का आंकड़ा हुआ करता था। तो ये जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक था कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसमें महिला सदस्यों की अगर बात करें तो महिला सदस्यों के अंदर में जानकी नाथ घोषाल हुआ करती थी, रविंद्रनाथ टैगोर की बहन हुआ करती थी, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हुआ करती थी, कादम्बरी गांगुली हुआ करती थी। वो सब आगे आएगा तो हम पढ़ेंगे, तो वहां आपसे हम उसकी चर्चा भी करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या सब लोगों को क्लियर है? अगला जो छोटा सा टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक ये है साथियों, जिसे हम कहते हैं कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य। कांग्रेस के उद्देश्य, ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? चलिए मैं बैटरी चेंज कर लेता हूं, 2 मिनट मुझे टाइम दीजिए, पानी पी लेता हूं, ठीक है? अभी हम लोग कांग्रेस का उद्देश्य पूरा देखेंगे, फिर एक और छोटा सा टॉपिक था जहां पे मैंने आपको बताया था कांग्रेस के गठन के सिद्धांत, वो भी देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अधिवेशन की ओर बढ़ेंगे। लेकिन तब तक पहले हम 2 टॉपिक आज खत्म करेंगे और कल से हम लोग अधिवेशन की शुरुआत करेंगे। तो अभी 20-25 मिनट और लगेगा क्लास करने में, तो मुझे पानी पी लेने दीजिए, बैटरी चेंज कर लेता हूं, तब तक फिर हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, कांग्रेस के उद्देश्य। तो कांग्रेस के उद्देश्यों की जब हम बात करते हैं, टाइम पे ब्लैक क्यों किए हैं सर अब्दुल मनान अंसारी जी? आप जैसे मूर्खों के लिए, आप जैसे मूर्खों के लिए, ठीक है ना? चलिए तो आगे बढ़े। जानते हैं, हमको लगता है कि कभी-कभी ऑनलाइन एजुकेशन इतना सस्ता हो गया है कि लोग इसकी कदर करना भूल गए हैं। मुझे कभी ऐसा लगता है, पता नहीं सही लगता है, गलत लगता है, आप लोग बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन इतना सस्ता हो गया है, इतनी कम कीमत पर उपलब्ध हो गया है कि लोग इसका आदर नहीं कर पा रहे, इसकी इज्जत नहीं कर। बनाने का उद्देश्य क्या था? इसके पहले भी तो चीजें थी, लेकिन कांग्रेस बनाने का उद्देश्य ये था कि एक प्रांत के नेता दूसरे प्रांत के नेता से मिल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनसे मिलकर समझ सकते हैं और तब जाकर चीजों को एक जगह से दूसरी जगह को समझ सकते हैं। मतलब इससे ये होगा कि पूरा भारत जो है एक हो जाएगा मेरे दोस्तों, पूरा भारत एक हो जाएगा। क्योंकि पहले कोई संचार का साधन नहीं था, पहले कोई साधन नहीं था, कोई ट्रैवलिंग का साधन नहीं था कि लोग यहाँ से वहां जाएं। लेकिन जब भारत के अलग अलग, मान लीजिए कि बिहार का नेता है, ये बंगाल वाले से मिलेगा, तो ये बंगाल के और बिहार के लोगों के बारे में एक जगह जानकारी होगी, दोनों एक साथ बैठेंगे तो इनमें घनिष्ठता होगी और देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए अच्छे से ये लोग अपने आप को तैयार कर पाएंगे। मतलब जब एकजुट होंगे तो राष्ट्रीय एकता विकसित होगी और जब राष्ट्रीय एकता विकसित होगी तब सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला उद्देश्य लेते हैं। फर्स्ट उद्देश्य अगर मैं कांग्रेस का लूं तो आप सोचिए ना कि कांग्रेस क्यों बनी होगी? कांग्रेस क्यों बनी होगी भाई? कांग्रेस बस इसलिए बनी होगी ताकि वो राष्ट्रीय एकता को विकसित कर सके। मतलब भारत के लोगों में, भारतीय लोगों में राष्ट्रीय एकता विकसित हो सके, या भारत में आप लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं राष्ट्रीय एकता, जो हमारे राष्ट्र की आइडेंटिटी है उस राष्ट्रीय एकता को विकसित करना, राष्ट्रीय एकता को विकसित करना। दूसरा अगर मैं पॉइंट लूं कांग्रेस के उद्देश्य में तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के विभिन्न प्रांतों के जितने भी राष्ट्रवादी नेता हैं उनको एकजुट करना, है ना? विभिन्न प्रांतों के राष्ट्रवादी नेता को एकजुट करना। तीसरा मैं ये भी बात लिख सकता हूं कि भारत के जनमानस की समस्याओं का समाधान करवाना, मतलब भारत की जनता की जो भी समस्याएं हैं उसको लिख के लाना, उस पर चर्चा करना, अंग्रेजों के सामने उसको ले जाना और वहां पर उसका समाधान करवाना। यानी भारतीय जनमानस की समस्याओं को, या भारतीय जनमानस की समस्याओं को भारतीय जनमानस की समस्याओं को अंग्रेजों के समक्ष प्रस्तुत कर उसका समाधान करवाना, उसका समाधान करवाना। ये तीसरा बात हो गया। चौथा पॉइंट हम ये भी ले सकते हैं कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस के इस कालखंड के दौरान भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। तो एक उद्देश्य ये भी था कि भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संबंधों को क्या करना, तो मधुर बनाना। एक बड़ी बात के रूप में हम ले सकते हैं कि भारतीयों और अंग्रेजों के बीच, भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संबंधों को मधुर बनाना। भाई अगर आपको अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध नहीं रहेंगे तो देश में फिर काम नहीं होगा, अंग्रेज आपकी सुनेंगे नहीं, आप प्रस्ताव पारित करेंगे, अंग्रेजों के पास ले जाएंगे और वो जो है वो प्रस्ताव क्या हो जाएगा, वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो भारत के विभिन्न वर्ग के नेता थे, देश हित में काम करने वाले लोग थे, उनके बीच घनिष्ठता बढ़ाना, या बात वही घूम फिर के आ जाएगी। उससे अच्छा आप एक पॉइंट और ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो भारत के अंदर में राजनीतिक शून्यता थी, वो लोगों को राजनीति का रॉ नहीं पता था, उस राजनीतिक शून्यता को समाप्त कर भारत में राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देना, राजनीतिक शून्यता को
समाप्त कर, राजनीतिक शून्यता को समाप्त कर राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित। उसके अलावा एक पॉइंट अगर घसीट कर लिखना चाहें तो हम एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि भारत के अंदर में जाति, धर्म, भेदभाव, इन सब के जितने भी विभेद थे, जो मतांतर थे, उनको दूर कर राष्ट्रीय एकता को विकसित करना। तो बात तो वही हो जाएगी जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ये बात ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, इसलिए इस बात पर हम लोग दोबारा से जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अगर आपसे कोई पूछे भाई आखिर कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाए, पहला था कि लोगों की समस्याओं का ये महत्वपूर्ण समाधान हो जाए और राष्ट्र के बीच में, लोगों के बीच में राष्ट्रीय एकता विकसित रहे, यही दो मुद्दे थे। क्लियर है ना यहाँ तक? नेक्स्ट अगला एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा, जिसे हम कहते हैं कांग्रेस के गठन के सिद्धांत। यहाँ से सिर्फ एक लाइन का सवाल आ सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, बस वही पॉइंट आपको देख लेना है। कांग्रेस के हेडिंग लगाएंगे, कांग्रेस के गठन के सिद्धांत, थ्योरी बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखो, इन थ्योरीज की जब हम बात करते हैं तो मूलतः तीन थ्योरीज दी जा सकती हैं। कितनी दी जा सकती हैं? मूलतः तीन। पहला जो थ्योरी दिया जाता है उसे हम कहते हैं सुरक्षा कपट का सिद्धांत, इसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल। अब सवाल है कि ये दिया किसने? तो भारत के लोगों को ये बताया किसने? तो भारत के लोगों को बताया लाला लाजपत राय ने। दूसरा हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं, दूसरा जिसे हम कहते हैं रजनीपाल में दत्त ने दिया, थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र का सिद्धांत। और इसे हम क्या किसने दिया? तो इसे दिया साथियों रजनी पाल में दत्त ने। यही क्वेश्चन पूछा था, किसने दिया था? तो आंसर था रजनी पाल में दत्त। तीसरा जो था वो था त्वरित चालक का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर, त्वरित चालक का सिद्धांत। आपसे पूछेगा कि ये थ्योरी किसने दिया? तो ये थ्योरी भारतीयों को समझाया गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने समझाया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, तो आप ये समझिए कि ये जिस बात हम कर रहे हैं, कांग्रेस में सुरक्षा कपट का सिद्धांत लाला लाजपत राय, कांग्रेस में षड्यंत्र का सिद्धांत रजनी पाल में दत्त, कांग्रेस में त्वरित चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी, बिल्कुल 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 मेरे भाई। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? अगर ये क्लियर है एक बार यस सर कर दीजिए आप। यस सर क्लियर है। ठीक है, इज इट